अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद हसन और आप देख रहे हैं द स्टडी मेट, जहां हम आपकी एफसीपीएस और दीगर मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी को आसान बना रहे हैं। हम कई सालों से एफसीपीएस और दीगर मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी में मदद फराहम कर रहे हैं और हमारे पेड कोर्सेज ने बेशुमार डॉक्टर्स की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। हम अपनी कुछ इंतहाई अहम पेड कोर्सेज को बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहे हैं, ताकि हर तालिब इल्म को मेयारी तालीम का यकसा मौका मिले। ये इल्म सबका हक है और स्टडी मेट आपके साथ है। लेकिन याद रखें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें, ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि किसी भी लेक्चर की अपडेट आपसे मिस ना हो। चलें, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है डिटेल में, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑब्वियसली बहुत ही अजीब सा टॉपिक लगता है लोगों को व्हेन दे स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ठीक है, कुछ लोग इसको रट्टा मार के चलते हैं, कुछ लोग इसको कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपने कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज़ को लेकर चलना है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलेंगे और आपको पता होगा कि आपने किस तरीके से याद किया है, किस अंदाज से याद किया है, देन यू विल एंड अप बेसिकली स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको कॉन्सेप्ट से लेके चलें। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है, इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक। ठीक है, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, 4 लेक्चर इस पे बनेंगे। पहला लेक्चर जो है वो एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देगा आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। दूसरा लेक्चर जो है वो मोटर सिस्टम पे होगा, जो बेसिकली डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं जो ब्रेन और ब्रेन स्टेम से नीचे आ रहे हैं टूवर्ड्स द अफेक्टर मसल्स। तीसरा लेक्चर जो है वो आपके सेंसरी सिस्टम पे होगा, जो बेसिकली आपके असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, जो बेसिकली पेरीफ्री से जो है वो सेंसेशंस लेके वापस आ रहे हैं इनटू द ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम। और आखिरी लेक्चर होगा वो हमारा डिटेल में होंगी स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स। तो शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारे वर्टेब्रल कैनाल में, और ऊपर ये कंटिन्यू कर रही होती है विद द मेडुला बिलो द पिरामिडल डिकसेशन। पिरामिडल डिकसेशन के बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये कंटिन्यू कर रही होती है, स्टार्ट हो रही होती है स्पाइनल कॉर्ड, और नीचे ये एंड करती है एट द लेवल ऑफ कोनस मेडुलरिस। ठीक है, जो कि आपका एंड होता है एट द लेवल ऑफ L2 इन एडल्ट्स। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए दैट देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ये तो आपको पता ही है ना। सर्वाइकल होता है, थोरैसिक होता है, लंबर होता है, सेक्रल होता है, कोक्सीजियल होता है। कितनी स्पाइनल नर्व्स कहाँ से आ रही हैं आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वाइकल से 8 आती हैं, थोरैसिक से 12 आती हैं, लंबर से 5 आती हैं, सेक्रल से भी 5 आती हैं, और कोक्सीजियल से 1 पेयर स्पाइनल नर्व का आता है। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। अगली जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी जो सर्वाइकल और थोरैसिक है, इसमें अगर मैं देखूं C5 से T1 ये बना रहे होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो सप्लाई करता है हमारे अपर लिम्ब को, जबकि जो हमारी
लंबर और सेक्रल वाला पार्ट है, उधर से आपकी L1 से S2 तक आपका लंबर एंड सेक्रल प्लेक्सस निकलता है जो कि सप्लाई कर रहा होता है आपके लोअर लिम्ब को। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। अगली बात जो इम्पोर्टेंट इसमें पता होनी चाहिए वो ये है कि आपका लंबर, सेक्रल और कॉक्सीजियल, ठीक है, इनकी स्पाइनल नर्व्स के सब के डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स मिलते हैं। और ये एक चीज़ बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉडा इक्विना। ये याद रखना है आपने। एक आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन को जो है ना वो डिटेल में बढ़ेंगे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं आपको ये डिटेल में बढ़ाऊंगा। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें आपने याद रखना है कि दो मैटर्स होती हैं, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। ये जो सेंटर में बटरफ्लाई लाइक एरिया है दिस इज़ कॉल्ड द ग्रे मैटर, ठीक है। और ये जो इस बटरफ्लाई एरिया के इर्द गिर्द ये जो लाइटर शेडेड एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द वाइट मैटर। ये जो ग्रे मैटर होता है आपका, इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं और इसमें प्रॉक्सिमल एक्सॉन्स होते हैं। न्यूरॉन की सेल बॉडीज़, डेंड्राइट्स और प्रॉक्सिमल एक्सॉन्स, ये तीन चीज़ें आपके ग्रे मैटर में होती हैं। जबकि वाइट मैटर की अगर मैं बात करूं तो वाइट मैटर में जो सराउंड कर रहा होता है आपके इस ग्रे मैटर को, ये है सारा वाइट मैटर। ये वाइट मैटर में सारे के सारे एक्सॉन्स होते हैं, बेसिकली आपके ट्रैक्ट्स और फेसिकुलाई होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके इस वाइट मैटर में या असेंड कर रहे होते हैं या डिसेंड कर रहे होते हैं। जो ट्रैक्ट्स या फेसिकुलाई असेंड कर रहे होते हैं वो बेसिकली पेरीफ्री से या नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर ब्रेन की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो वो सेंसरी इनपुट लेके जा रहे होते हैं। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स या असेंडिंग फेसिकुलाई आर सेंसरी इन नेचर, जबकि जो नीचे आ रहे होते हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम और नीचे आके अफेक्टर मसल्स को लग रहे होते हैं, ठीक है, दीज आर द मोटर ट्रैक्ट्स, ठीक है। और ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स या मोटर ट्रैक्ट्स एक ही चीज़ है। क्लियर? अब आगे चलते हैं मज़ीद इसी में। अगली चीज़ जो इसमें आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें आपके दो हॉर्न्स होते हैं। एक तो ये हॉर्न हो गया आपका, दिस इज़ द डॉर्सल हॉर्न, या फिर पोस्टीरियर हॉर्न, या फिर द सेंसरी हॉर्न, ये जो लिखा हुआ है जी, ठीक है। और आगे की तरफ आपका आ जाता है एंटीरियर हॉर्न, या फिर वेंट्रल हॉर्न, या फिर मोटर हॉर्न। नाम से ही पता चल रहा है डॉर्सल इज सेंसरी एंड वेंट्रल इज मोटर, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें याद आपने क्या रखना है कि ये बेसिकली डॉर्सल रूट या डॉर्सल हॉर्न जो होता है ये सेंसरी इनपुट लेके आता है बाहर से, ठीक है, और अल्टीमेटली ये एंटर होता है इनटू द ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर में ये दो चीज़ें कर सकता है, या तो अगर इसने कोई रिफ्लेक्स बनाना है, स्पाइनल आर्क बनानी है, तो ये वेंट्रल रूट के साथ जुड़ जाता है, वेंट्रल एक्सॉन्स के साथ जुड़ जाता है, या फिर ये असेंड कर जाता है टुवर्ड्स द
ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम, ताकि जो सेंसरी इनपुट ये लेके आया है ये ऊपर जाके ब्रेन या ब्रेन स्टेम को बता सके कि वो क्या लेके आया है। दिस इज़ द रोल ऑफ डॉर्सल या पोस्टीरियर रूट। अब चलते हैं वेंट्रल रूट की तरफ। वेंट्रल रूट में आपके होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने बेसिकली जाना होता है और आगे जाके इन्होंने सप्लाई करना होता है टू अफेक्टर मसल्स। इसमें आपने याद रखना है कि मोटर न्यूरॉन्स आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके अल्फ़ा और एक होते हैं आपके गैमा। अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं स्केलेटल मसल को, और गैमा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं मसल स्पिंडल्स को। ये मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक हो गया। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अब जो आपकी डॉर्सल रूट होती है और जो वेंट्रल रूट होती है, ये आप देख रहे हैं कि ये मिल के स्पाइनल नर्व बनाते हैं। स्पाइनल नर्व जो बनती है, ठीक है, ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक आ जाता आपका डॉर्सल रेमस, एक आ जाता आपका वेंट्रल रेमस। ये स्पाइनल नर्व के पार्ट्स हैं। जो डॉर्सल रेमस है, ठीक है, ये बेसिकली मिक्स्ड होता है और इसका क्या काम होता है कि ये सप्लाई करता है स्किन ऑफ द बैक एंड डॉर्सल नेक, क्योंकि ये पोस्टीरियर ही है, ठीक है, तो इसने बैक को और डॉर्सल नेक को सप्लाई करना है और डीप इंट्रिंसिक बैक मसल्स को सप्लाई करना है जो बेसिकली इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और जो वेंट्रल रेमस होता है, ठीक है, उसका ये काम है कि उसने आपकी स्किन ऑफ इंटीरियर लेटरल ट्रंक एंड लिम्स को सप्लाई करना है और स्केलेटल मसल्स ऑफ इंटीरियर लेटरल ट्रंक एंड लिम्स को सप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एंटेरोलेटरल ट्रंक्स और लिम्स पे आ गया और ये बैक पे आ गया, ठीक है। तो ये थी आपकी डिटेल स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन की। ये डिटेल थी आपका इंट्रोडक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। अब जो मोटर सिस्टम और जो आपके सेंसरी सिस्टम्स हैं, अब उन पे मज़ीद डिस्कशन होगी। अगला लेक्चर आपका मोटर सिस्टम्स में होगा जिसमें हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पे बात करेंगे, यानी वो ट्रैक्ट्स जो कि लेकर आ रहे हैं मैसेज को फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम टूवर्ड्स द अफेक्टर मसल्स। और उससे अगला लेक्चर आपका सेंसरी सिस्टम पे होगा, यानी कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स पे, यानी वो ट्रैक्ट्स जो इंफॉर्मेशन को इधर उधर से लेकर आ रहे हैं और वो फिर असेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और इन्फॉर्मेशन लेकर जाती हैं ब्रेन और ब्रेन स्टेम की तरफ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्पाइनल कॉर्ड के लिए पढ़ना है दैट इज़ द मोटर सिस्टम। अब मोटर सिस्टम का क्या मतलब है कि बेसिकली आपकी वो फाइबर्स या वो सिस्टम जो बेसिकली इनरवेट कर रहा है स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, जो बेसिकली आपका सप्लाई कर रहा है स्केलेटल मसल्स को और आपकी ब्रेन और ब्रेन स्टेम को जोड़ रहा है विद द अफेक्टर मसल्स, ठीक है। दिस इज़ द मोटर सिस्टम, ठीक है। अब मोटर सिस्टम क्योंकि रन करता है फ्रॉम द ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम, तो कॉर्टेक्स से आ रहा है एंड इट रन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसका नाम है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और ये डिसेंड करता है इन द स्पाइनल कॉर्ड। पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि ये किस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें आपके 2 न्यूरॉन्स होते हैं।
आपका पहला न्यूरॉन शुरू होता है फ्रॉम द ब्रेन और द ब्रेन स्टेम, और इसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन होता है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। जो अपर मोटर न्यूरॉन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन और द ब्रेन स्टेम, जहाँ पे इसकी सेल बॉडी आ जाती है, और फिर इसका एक्सॉन होता है। अब ये जो एक्सॉन होता है, ठीक है, बेसिकली ये एक्सॉन डिसेंड करता है इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने से पहले इट मस्ट पास थ्रू इंटरनल कैप्सूल, इट मस्ट पास थ्रू ब्रेन स्टेम, एंड देन इट मस्ट एंटर स्पाइनल कॉर्ड टू डिसेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब मैं एक्सॉन की कुछ डिटेल्स बताऊंगा आपको आगे जाके। अल्टीमेटली ये एक्सॉन जब डिसेंड करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये फिर साइनैप्स करता है ऑन द लोअर मोटर न्यूरॉन, जो कि अल्टीमेटली लगता है, ये अपर मोटर न्यूरॉन था, ये फिर आपका लोअर मोटर न्यूरॉन आ गया। ठीक है, जो अल्टीमेटली लगता है हमारे मसल पे, जिसने एक्शन लेना है। तो दो न्यूरॉन्स हैं, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अब मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को ही। अब पहले ओरिजिन से शुरू करेंगे। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ना, ठीक है, इसमें ये आपने याद रखना है कि एक आती है आपकी फ्रंटल लोब, एक आता है आपका पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब में प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होती है और प्री मोटर कॉर्टेक्स होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो पैराइटल लोब है उसमें आपकी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया होता है और सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया होता है। जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं इसके 60% ऑफ फाइबर्स arise from the primary motor cortex and premotor cortex of frontal lobe, or 40% fibers arise from the primary somatosensory area and secondary somatosensory area of the parietal lobe। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, कॉर्टेक्स से मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा और भी जगह है जहाँ से आपका अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो ओरिजिनेट कर सकता है। उसमें आपका जो चीज़ें आती हैं वो मैं लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। रेड न्यूक्लियस, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, इन तीन जगह से भी आपके जो मोटर ट्रैक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जो स्टार्ट होता है आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स या मोटर ट्रैक्ट्स, वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ये बार बार एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से ओरिजिनेट कर जाते हैं वी मूव टूवर्ड्स द पाथवे। अब ये जो एक्सॉन आपके पास बना है इसने कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सॉन पहले ब्रेन से ओरिजिनेट करके गुजरता है फ्रॉम द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के लेक्चर में आप देख सकते हैं कि उसमें डिटेल में ये बताया हुआ है। उसके बाद ये जाता है इन एंटीरियर पार्ट या वेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट क्रॉसेस इन मेडुला एट द लेवल ऑफ
पिरामिड्स, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की डीकसेशन या वो दूसरी तरफ जाते हैं एट द लेवल ऑफ पिरामिड्स इन मेडुला, ठीक है। क्रॉस करने के बाद, ठीक है, ये वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं या एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर ये डिसेंड करते हैं, नीचे जाते हैं। जब ये नीचे जाते हैं तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि अगर राइट से कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट किए थे आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स, उन्होंने मेडुला से वो लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं और अब वो नीचे जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब वो नीचे जाते हैं तो फिर आगे जाके वो साइनैप्स करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन पे, जो फिर आगे मसल के साथ कनेक्टेड होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये है आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। कैसे याद रखना है इसको, एक मिनट दीजिए। इसको ऐसे याद रखेंगे कि जी ये देखिए, ये आपका ओरिजिनेट किया, शुरू किया अपर मोटर न्यूरॉन सेल बॉडीज़ इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम से शुरू हुआ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अपर मेडुला में ये ऐसे ही आ रहा था, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल के थ्रू होता हुआ अपर मेडुला में आया, फिर उससे नीचे आया लोअर मेडुला में आया, लोअर मेडुला में आके इसने क्रॉस किया, डीकसेशन की और पिरामिड्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया और नीचे आके स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। अब स्पाइनल कॉर्ड में ये रन किया नीचे, और जहाँ जहाँ पे इसने जाना था वहाँ पे उसने लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स किया और उसने आगे अफेक्ट करवा दिया, ठीक है। ये बात तो समझ लग गई है ना हमें। इसका जो हमें जिस्ट थी इस पूरे लेक्चर की वो यही है। अब याद रखने वाली चीज़ ये है कि अगर लीजन या डैमेज ऊपर होता है डीकसेशन से, यानी कि मेडुला से ऊपर अगर आपकी अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, ठीक है, तो फिर अफेक्ट आएगा कहाँ पे, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, कि राइट साइड पे अगर डैमेज हुए तो लेफ़्ट साइड पे आएगा। लेकिन अगर डीकसेशन के बाद, पिरामिड्स बनने के बाद मेडुला से नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे भी मोटर सिस्टम में डैमेज होता है तो अफेक्ट होगा इप्सीलेटरल, कि राइट साइड पे डैमेज है तो राइट साइड पे ही अफेक्ट आएगा, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेने वाली बात है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कॉन्सेप्ट लेने वाली, वो ये है कि क्या क्या होगा अगर सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, जिसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और क्या होगा जब लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, जिसको हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। उससे पहले कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की थ्योरी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Corticospinal tracts, the primary motor cortex located in the precentral gyrus of the frontal lobe. Fibers in the corticospinal tract leave the cerebral cortex in the internal capsule, which carries all axons in and out of the cortex. ठीक है। लोअर मेडुला में 80 to 90% of the corticospinal fibers cross at the decussation of the pyramids and continue in the contralateral spinal cord as the lateral corticospinal tract. As it descends, it synapses on the lower motor neurons. A lesion in any part of the lower motor neuron will result in ipsilateral muscle weakness at the level of the lesion. क्लियर हो गई ये बात? मेरे ख्याल से इससे क्लियर और इससे इजी ये समझाई नहीं जा सकती थी बात। तो कहने का मकसद ये है कि आपके मेजर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं वो ओरिजिनेट किए कॉर्टेक्स से, फिर वो इंटरनल कैप्सूल के थ्रू एंटीरियर ब्रेन स्टेम में आए, वहाँ पे क्रॉस किया मेडुला में पिरामिड्स के लेवल पे, फिर एंटीरियर हॉर्न से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गए, नीचे डिसेंड किए, लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स किए और मसल्स के साथ पहुँच गए। अब यहाँ पे भी डैमेज हो सकता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हो सकती है, यहाँ पे भी डैमेज हो सकता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी हो सकती है। इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि अगर
लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, यहाँ से डायरेक्ट लीजन होती है, तो उस केस में होगा क्या कि फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। मसल्स जो हैं उनकी टोन भी कम हो जाएगी, मसल्स जो हैं वो फ्लैसिड भी हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, हाइपो रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, साथ वेस्टिंग हो जाएगी शुरू, ठीक है, मसल वेस्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो डायरेक्ट सप्लाई है मसल्स को वो डैमेज हुई है, ठीक है। तो टोन भी कम है, वेस्टिंग भी है, हाइपो रिफ्लेक्सिया भी है और फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ट्विचिंग से शुरू हो जाएगी मसल्स में, दैट आर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फेसिकुलेशंस। अगर स्टिमुलेट करेंगे तो फेसिकुलेशन शुरू होगी। ये सब है लोअर मोटर न्यूरॉन में जो चीज़ें होती हैं। अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है तो फिर क्या होगा कि आपकी स्पास्टिक वीकनेस होगी। स्पास्टिक वीकनेस का क्या मतलब है कि मसल्स जो हैं, ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन तो अपनी जगह पे था ही ना, अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो अगर डैमेज हुआ तो लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से मसल्स अल्टीमेटली हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे। हाइपर एक्टिवेट होंगे तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में स्पास्टिसिटी होगी, ठीक है। क्लैस्प नाइफ रिस्पॉन्स होगा कि इनिशियली ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहे होंगे मसल्स और फिर एकदम कम रेजिस्टेंस शो करेंगे। बबिन्स्की साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी कि नॉर्मली आपके डाउन गोइंग प्लांटर्स होते हैं, इसमें आपके अप गोइंग प्लांटर्स हो जाएंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, टोन बढ़ जाएगी मसल्स की। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, लोअर में कम हो रही थी ना, अपर में बढ़ जाएगी और डिसयूज एट्रोफी होगी। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि एट्रोफी किस में होती है तो आप लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। एक तो आपको पता होना चाहिए इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल कब कब फाइंडिंग्स आएंगी, नंबर 1। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन के, लोअर मोटर न्यूरॉन के, और क्या क्या डैमेज होगा तो क्या क्या अफेक्ट आएंगे। अब ये आपकी एक टेबल है जिसमें अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की बेसिकली डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये वही डिटेल्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अपर मोटर में स्पास्टिक पैरेसिस होती है, लोअर में फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। अपर में हाइपर रिफ्लेक्सिया, लोअर में ए रिफ्लेक्सिया। अपर में बबिन्स्की साइन प्रेजेंट होता है, लोअर में नेगेटिव होता है। मसल टोन ज़्यादा होती है अपर में, लोअर में मसल टोन कम होती है और फेसिकुलेशंस होती हैं, ठीक है। क्लास्प नाइफ रिफ्लेक्स आता है अपर में, ठीक है, और डिक्रीज मसल टोन या एटोनिया होता है आपका लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में। डिसयूज एट्रोफी मसल्स की होती है अपर में और एट्रोफी ऑफ मसल्स होती है लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन में। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में ही एट्रोफी ज़्यादा है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से डिक्रीज स्पीड ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स होता है, ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन में ऑब्वियसली स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी अफेक्ट होता है, जबकि अपर में जारी बात अगर ऊपर से जाएगा तो हो सकता है जहाँ जहाँ पे उसने लोअर मोटर न्यूरॉन को सप्लाई करना है तो एक लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होगा। तो इसको अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे फिर तो ये चीज़ याद रहेगी, लेकिन अगर इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे फिर ये भूल जाएगी। तो ये एक बेसिक सी डायग्राम है, अगर आपके जहन में ये रह जाती है तो यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो दिस वाज all you needed to know about the motor system of the spinal cord या descending tracts जो है spinal cord में। अब next lecture होगा हमारा ascending tract। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में करना है दैट इज़ द सेंसरी सिस्टम। अब सेंसरी सिस्टम में जो चीज़ याद रखने वाली हैं वो ये है कि बेसिकली सेंसरी सिस्टम है कि जो सेंसेशंस पेरीफ्री से हैं उसने वो इकट्ठी करनी है, स्पाइनल कॉर्ड में लेके आनी है और स्पाइनल कॉर्ड में फिर उसने असेंड करना है ऊपर की तरफ और जाके ब्रेन और ब्रेन स्टेम में या कॉर्टेक्स में जाके एंड करना है, ठीक है। तो ये है आपका सेंसरी सिस्टम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंसरी सिस्टम जैसा कि मोटर सिस्टम था उसमें 2 न्यूरॉन्स थे, एक अपर मोटर न्यूरॉन था, एक लोअर मोटर न्यूरॉन था। सेंसरी सिस्टम में आपके 3 न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि सेंसरी सिस्टम जो है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम और एक है एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम और एक है एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और सेंसरी सिस्टम मैंने आपको बताया है कि 3 न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें 2 न्यूरॉन्स नहीं होते जो कैरी कर रहे हैं। एक आ जाते हैं आपके पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, एक आ जाते हैं आपके पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स और एक आ जाते हैं आपके पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। जैसे कि मैं डिटेल भी बनाता हूँ। ये आ गया आपका ब्रेन, ये आ गया आपका थैलेमस। ठीक है, फिर ये आ गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। एक तो ये बात है। फिर एक मिड लाइन बनाते हैं, ये आपकी मिड लाइन है। अब होगा क्या कि यहाँ पे लेट से एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर से आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है ना वो ओरिजिनेट करता है। रिसेप्टर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने सेंसेशन ली। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है सेल बॉडी इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की, जो होती है डोर्सल रूट गैंग्लियन में। ठीक है, फिर वो डोर्सल हॉर्न से अंदर एंटर होता है इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ पे जहाँ पे टर्मिनेट करता है, यहाँ से काम शुरू होता है आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का। यहाँ से जो आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, इट बेसिकली ईदर डीकसेट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड कि वो दूसरी तरफ चला जाता है, या फिर इट असेंड्स यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो आएगा, या तो वो स्पाइनल कॉर्ड में ही दूसरी तरफ जाके असेंड करेगा, या फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में उसी तरफ असेंड करेगा और ब्रेन स्टेम में दूसरी तरफ जाएगा। जो भी है, जब स्पाइनल कॉर्ड में असेंड करेगा आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, वो थैलेमस के वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में जाके एंड करेगा। वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में जाके एंड करेगा तो वहाँ से आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा, जो कि फिर ऊपर असेंड करेगा और ब्रेन में इप्सिलैटरली जाएगा और वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट होगा इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, तो ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द सेंसरी सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं कि क्या चीज़ कौन सी सेंसेशंस कैरी कर रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम है, ये कैरी करता है आपका प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन। जबकि जो आपका एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक है एंटीरियर, एक है लेटरल। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड लेटरल। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आपका क्रूड टच और प्रेशर कैरी करता है, जबकि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आपका पेन एंड टेम्परेचर कैरी करता है।
अब मैं इनकी डिटेल्स में अलग-अलग जाऊंगा, लेकिन जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है वो यही रहेगी कि पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली आपकी वही ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने पीछे बनाई थी। अब इस डायग्राम से वही चीज़ समझते हैं। ये देखिए, रिसेप्टर से आया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जिसका डोर्सल रूट गैंग्लियन में इसकी सेल बॉडी थी, वो फिर आगे मूव किया और उसने जाके सिनेप्स किया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने हमेशा क्रॉस करनी है मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन को क्रॉस करना है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने। अब वो कहीं पे भी कर सकता है, वो क्रॉस ब्रेन स्टेम में भी कर सकता है, वो क्रॉस स्पाइनल कॉर्ड में भी कर सकता है। और वंस आफ्टर क्या कहते हैं क्रॉसिंग, ठीक है, या फिर जब क्रॉस कर लिया उसके बाद जब इसे असेंड किया, ठीक है, तो ये थैलेमस के वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में जाके एंड होता है, जहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है जो पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाके टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये आपकी वही जनरल ऑर्गेनाइजेशन है सेंसरी सिस्टम की। अब जो मैंने आपको आगे बताया था ये कि आपके दो तरह के ट्रैक्ट्स हैं, एक डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल और एक एंटेरोलेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट, जिसमें एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक आ जाता है और एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक आ जाता है। इनकी डिटेल्स में जाएंगे अब। सबसे पहले आ जाता है आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम। ठीक है, पहले हम इस पे बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम ने आपकी क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है। इसने प्रेशर, आपका फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन, ये चीज़ें कैरी करनी है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रिसेप्टर से जनरेट हुआ, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में उसकी सेल बॉडी थी, और ये आता है तो ये आके स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्टली ऊपर चला जाता है टिल द ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़ है कि आपका जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम है वो नीचे क्रॉस नहीं करता, वो क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ मेडल्ला। मेडल्ला तक वो एक ही साइड पे ऊपर जा रहा होता है जिस साइड से ओरिजिनेट करता है। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें आपके दो तरह के फेसिकुलाई होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, एक है फेसिकुलस क्यूनिएटस, एक है फेसिकुलस ग्रेसिलस। इसी के अंदर ये डॉर्सल कॉलम में है। फेसिकुलस ग्रेसिलस जो है ये मीडियल कॉलम में होता है, और ये आपने एल से याद रखना है, ग्रेसिलस में एल आ रहा है तो ये लोअर लिम्ब से सेंसेशंस लेके जा रहा है। और क्यूनिएटस जो है इसमें यू आ रहा है, ये देखिए, तो ये अपर लिम्ब से सेंसेशंस लेके जा रहा है। इस सेंसेशंस लेके जानी है और ऊपर जाके इसने मेडल्ला में न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस में एंड होना है। यानी कि जो फेसिकुलस क्यूनिएटस है वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस में एंड होगा, जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है वो न्यूक्लियस ग्रेसिलस में एंड होगा। फिर यहाँ से ये क्रॉस करेगा इन द मेडल्ला टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, ठीक है, और फिर असेंड करेगा। ठीक है, लेकिन असेंड करेगा पहले थैलेमस में, ये जाके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को सिनेप्स करेगा और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आगे जाके पोस्ट सेंट्रल गायरस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम में, जो मैंने बनाया था इसके मुताबिक ये बनती है। ये वाला जो पाथवे है सारा, ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम है, जिसमें फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस क्यूनिएटस आ जाता है, फिर वो मेडल्ला के लेवल पे दूसरी तरफ जाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। ये आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें अगर लीजन्स की बात करते हैं इन डिटेल तो वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको समझ भी लगनी चाहिए। कैसे? अगर आपकी लीजन इस लेवल पे होती है, जैसे यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अभी क्रॉस नहीं किया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही अगर लीजन हो रही है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम की, तो इप्सिलैटरली लॉस होगा सेंसेशंस का। ठीक है, अगर लीजन होती है आपकी आफ्टर क्रॉसिंग, मेडल्ला क्रॉस करने के बाद, ठीक है,
तो आपकी कहीं पे भी होती है, चाहे वो आपकी थैलेमस के लेवल पे हो, चाहे वो आपकी इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे हो, चाहे वो आपकी जो है वो क्या कहते हैं कॉर्टेक्स के लेवल पे हो, जहाँ पे भी होगी अल्टीमेटली जो लीजन होगी, ठीक है, वो होगी अफेक्ट कर रही होगी कॉन्ट्रालैटरली। मतलब कि अगर राइट साइड पे लीजन है तो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी की सेंसेशन जाएगी अगर मेडल्ला के ऊपर ऊपर कहीं पे डैमेज हो रहा है। अगर मेडल्ला से नीचे हो रहा है तो जिस साइड पे डैमेज होगी उस साइड की जो है सेंसेशंस जाएंगी। अब अगर देखेंगे कि इसकी थ्योरी क्या है, तो देखिए कि डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम असेंडिंग होता है, प्रेशर वाइब्रेशन फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है सेंसरी नर्व एंडिंग से शुरू होते हैं, सेल बॉडी इन डोर्सल रूट गैंग्लियन होती है, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, असेंड करते हैं इप्सिलैटरली इन द डोर्सल कॉलम और फिर जाके इप्सिलैटरली न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस में जाते हैं। उसके बाद वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है जो डीकसेट करते हैं मेडुला में और फिर असेंड करते हैं कॉन्ट्रालैटरली इन द मीडियल लेम्निस्कस, ठीक है। फिर बाद में जाके वो वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में जो है ना वो एंड करता है, जहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है वो सेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है। ये सारी डिटेल मैं आपको समझा चुका हूँ। अब चलते हैं अगले ट्रैक की तरफ, दैट इज़ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्या चीज़ आपने याद रखनी है, एक होता है आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, एक होता है आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, लेकिन दोनों का एक ही तरीके क्या कि जी आपका जो ट्रैक्ट होगा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक या लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिसेप्टर से आया वही डोर्सल रूट गैंग्लियन से एंटर हो गया। अब ये चीज़ याद रखनी है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के साथ एक एसोसिएटेड चीज़ होती है लिसोर ट्रैक्ट, कि जब ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होते हैं ना तो ये एक दो सेगमेंट ऊपर और एक दो सेगमेंट नीचे एक ट्रैक्ट सा बना रहता है, जहाँ पे फिर आगे आगे जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना वो शुरू होता है, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आया। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के केस में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही दूसरी तरफ चला गया है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही दूसरी तरफ चला गया है और फिर ये कॉन्ट्रालैटरली असेंड किया, मेडुला में से गया, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में गया, वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुआ जो कि कॉर्टेक्स में चला गया। तो इसमें देखने वाली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये जिस तरफ भी स्पाइनल कॉर्ड में, मेडुला में, थैलेमस में या फिर कॉर्टेक्स में कहीं पे भी अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज होता है तो लॉस ऑफ सेंसेशन होगी कॉन्ट्रालैटरली दूसरी साइड पे, जबकि जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल में था कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में होता तो इप्सिलैटरली थी, हाँ मेडुला से ऊपर कॉन्ट्रालैटरली थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी बढ़ते हैं इसकी थ्योरी। ये देखिए असेंडिंग जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है वो पेन और टेम्परेचर कैरी करता है, इसको अपने याद रखना है लपेटे से, LPT, लेटरल पेन और टेम्परेचर जो है ना वो कर रहा होता है कैरी, और आपने इधर से याद रखना है कि लपेटा कि ये फटाफट दूसरी तरफ चला जाता है, जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये फटाफट दूसरी तरफ चला जाता है। एंटीरियर जो है वो क्रूड टच और प्रेशर कैरी करता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेंसरी नर्व एंडिंग से शुरू होती हैं, सेल बॉडी इन डोर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुए, इप्सिलैटरल ग्रे मैटर उसी साइड पे किया, फिर डीकसेट किया एंटीरियर वाइट कमिश्चर में, ठीक है, और फिर कॉन्ट्रालैटरली असेंड किया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे दूसरी तरफ चले गए, फिर कॉन्ट्रालैटरली असेंड किया, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल थैलेमस में गए और सेंसरी कॉर्टेक्स में गए, अल्टीमेटली थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बन के। ये थे आपके सेंसरी ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन डिटेल, ठीक है। अगर आपको ये समझ लग गई है कि किस तरीके से करना है याद, अगर आपको ये समझ लग गई है किस अंदाज में लिखा हुआ है, अगर आपको समझ लग गई है कि कहाँ पे लीजन होती है, क्या करना है, किधर से शुरू हो रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ पे डीकसेट कर रहा है, तो फिर आप इसको ईज़िली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। वरना अगर रूट लर्न करते हैं तो फिर गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मैंने आपको बताया LPT से याद रखना, लपेटे से पेन टेम्परेचर कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका प्राइमरी एफरेंट फ्रॉम नोसिसेप्टर्स टर्मिनेट इन लैमिना ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। नोसिसेप्टर्स पेन वाले ही होते हैं, ठीक है। फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स जो हैं ये मिड थोरैसिक रीजन में एंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए नीचे भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड थोरैसिक रीजन में एंड हो रहे हैं। फिर वेंट्रल या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो कोर्स टच एंड प्रेशर
जो है ना वो कैरी कर रहा है। और क्रिटिकल टेक्टाइल स्टिमुलस ट्रांसमिटेड टू एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, क्या मतलब है? क्रिटिकल क्रूड टेक्टाइल स्टिमुलस टच, क्रूड टच एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ही पर है, मैंने आपको बताया था। और अनमाइलिनेटेड पेन फाइबर्स एंटर और ट्रैवल इन स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन इन लैमिना 1। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो पहले पूछे गए हैं और किस अंदाज में पूछे गए हैं, ये इस तरीके से पूछे गए हैं। लेकिन जब तक आपको ये और ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं याद रहेगी तब तक यू वोंट बी एबल टू आंसर द। चलते हैं फाइनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, जो है स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स। ये भी अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत इजीली आपका हल हो जाएगा मामला, लेकिन अगर आप रट्टा करेंगे तो फिर थोड़ा सा आप फंसेंगे इसमें। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आ गए सारे ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट्स वही डोर्सल कॉलम लिम्बडिस्कल सिस्टम आ गया, डीप टच प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेटरी सेंस लेके जा रहे हैं। इसमें था न्यूक्लियस क्यूनिएटिस, फेसिकुलस क्यूनिएटिस और फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ आ जाता है वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। लाइट टच के लिए वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन और टेम्परेचर के लिए आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पे, जो आपको मैंने बताया था कि एक तो जो बेसिक है ना वो यही वाला है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये असल है, ठीक है। ये वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट थोड़ा सा होता है, जो नई डिकसेट करते हैं ना ऊपर पिरामिड के लेवल पे, वो फिर वेंट्रल में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी ओवरव्यू जो स्पाइनल कॉर्ड के। अब आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी बेसिकली हेमी सेक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। ज़्यादातर हेमी सेक्शन होता है एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा, मतलब कि सर्वाइकल लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन हो जाता है, आधी स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है। कॉज इसका ट्रॉमा हो सकता है, क्रश इंजरी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, लेकिन प्रोग्नोसिस अच्छी है। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है ना, फर्ज करें कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक साइड की चली गई, इस साइड की अगर स्पाइनल कॉर्ड चली गई तो क्या क्या जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्सीलैटरली क्या जाएगा, कॉन्ट्रालैटरली क्या जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स में स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आपका, तो आपको ये पता है कि डोर्सल कॉलम जो है वो क्रॉस कर रहा है एट द लेवल ऑफ मेडुला, ठीक है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कट हो जाता है तो इप्सीलैटरल लॉस होगा, जो चीज़ें डोर्सल कॉलम कैरी कर रहा है, मतलब कि डीप टच प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेटरी सेंस जो है वो इप्सीलैटरली जाएगी, वाइब्रेशन पोजीशन इप्सीलैटरली चली गई आपकी, ठीक है। और कॉर्टिकोस्पाइनल जो है वो ऊपर से क्रॉस होके आ रहा है, वो भी मेडुला में ही क्रॉस होके आ रहा है, वो ऊपर से आ रहा है, तो जिस तरफ की हेमी सेक्शन होगा उसी साइड का आपका उड़ जाएगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो मोटर लॉस भी इप्सीलैटरल ही होगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रालैटरली क्या होगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मैंने आपको बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्रॉस कर गया होगा और जब वो कटेगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रालैटरल आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की सेंसेशन जाएंगी, मतलब कि इप्सीलैटरली आपकी चली गई वाइब्रेशन पोजीशन और प्रोप्रियोसेप्शन और साथ मोटर सेंस चली गई, ठीक है, और कॉन्ट्रालैटरली आपकी पेन और टेम्परेचर सेंस चली गई। तो ये है ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम। ये देखें, ये है ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम। हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इप्सीलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आ जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज, समझ आ रही है। इप्सीलैटरल लॉस ऑफ टैक्टाइल वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन सेंस बिलो द लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू डोर्सल कॉलम डैमेज, सिंपल है, समझ लग रही है। कॉन्ट्रालैटरल पेन टेम्परेचर लॉस, क्योंकि वो क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, बिलो द लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज, ठीक है। एट द लेवल ऑफ लीजन जो है वो इप्सीलैटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस होगा एट द लेवल ऑफ लीजन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है कि एट द लेवल ऑफ लीजन लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बिलो द लेवल ऑफ लीजन वाली ही चीज़ें हैं जो पूछते हैं वो।
अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एट द लेवल ऑफ T1 होती है तो फिर इप्सी-लैटरल हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका ऑक्यूलो-सिम्पैथेटिक पाथवे डैमेज होता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपने ये रूट लर्न कर लें, क्योंकि इसका भी पाथवे अलग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है सिरिंगोमाइलिया। अब सिरिंगोमाइलिया में क्या होता है कि ये जो आपका सेंट्रल कैनाल है ना स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, इसकी कैविटेशन हो जाती है, ये फूलता है, ठीक है। जब ये फूलता है तो उसकी वजह से जो एंटीरियर कमिशर है, इस चीज़ को एंटीरियर कमिशर कहते हैं, ये दब जाता है। अब जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना, ये वाला, ये क्रॉस कर रहा होता है इधर से, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉस करना है ना, तो वो एंटीरियर कमिशर से क्रॉस कर रहा होता है, तो ये पेन और टेम्परेचर कैरी कर रहा है ऑब्वियसली। तो जब ये फूलेगा तो ये दबेगा, ये दबेगा तो आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की सेंसेशन चली जाएगी बायलैटरली, क्योंकि इधर से इधर क्रॉस कर रहा है और इधर से इधर क्रॉस कर रहा है, तो दोनों ही दब गए, ठीक है। तो बायलैटरली लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर हो जाएगा। ये ज़्यादातर होता है एट सर्वाइकल लेवल, जैसे ब्राउन सीक्वाड लेवल सर्वाइकल लेवल पे हो रहा था, ये भी एट सर्वाइकल लेवल ही हो रहा है। तो जो सिरिंगोमाइलिया है ये होता है एट सर्वाइकल लेवल ज़्यादा, और कॉजेज इसमें आते हैं आर्नल क्यारी मेलफॉर्मेशन आ सकता है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या ट्यूमर। इसमें बायलैटरल पेन और टेम्परेचर लॉस होगा इन अ केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द शोल्डर्स, ठीक है। और साथ ही साथ अब मैंने आपको बता दिया पेन और टेम्परेचर लॉस शोल्डर्स पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा ये सर्वाइकल लेवल पे ही है, ठीक है। साथ थोरेसिक स्कोलियोसिस होती है थोड़ी सी, ठीक है, और क्योंकि पेन और टेम्परेचर लॉस है, ठीक है, तो सेंसेशंस कम है ना आपके हैंड्स वगैरह पे, तो साथ एट्रोफी ऑफ हैंड्स भी हो जाएगी। और इसमें बेसिकली बंदे का हाथ बहुत कॉमनली जल जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसका हाथ जल रहा है पेन और टेम्परेचर लॉस की वजह से। अब ये देखें, सिरिंग्स जो है ना एक्सपेंड्स एंड डैमेजेस एंटीरियर वाइड कमिशर ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लीडिंग टू लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन अ केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सीन विद क्यारी वन malformation एंड एक्सपेंड्स एंड अफेक्ट्स अदर ट्रैक्ट्स, अगर और पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ याद रखनी है ना, वो है हमारे पास सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये होती है ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सिर्फ एक तो ये है कि B12 डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा एनीमिया होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। साथ आपको पता है कि B12 डेफिशिएंसी में साथ न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आते हैं। जो याद रखने वाली इसमें चीज़ है ना, वो ये है कि इसमें जो बेसिक ट्रैक्ट अफेक्ट होना है वो है डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम, ठीक है। और वो जब उड़ेगा, वो भी जो उड़ना है वो बेसिकली ज़्यादा उड़ना है टांगों का, ठीक है। तो लेग्स ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एज कंपेयर टू आर्म्स, ठीक है। इसीलिए 8 एक्सगेट हो जाती है इसमें। पैरेस्थीजिया तो समझ लगती है, और इम्पेयर्ड पोजीशन वाइब्रेशन सेंस भी समझ लगती है, क्योंकि डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम जा रहा है। बहुत ईजी है, ठीक है। कॉजेज इसके क्रॉन्स डिजीज हो सकता है, आइलियल रिसेक्शन हो सकता है क्योंकि B12 रीएब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, ठीक है। गैस्ट्राइटिस हो सकता है क्योंकि उसमें फिर आपका जो है इंट्रिंसिक फैक्टर वो नहीं बन रहा होता, ठीक है। और गैस्ट्रेक्टमी का भी वही रीज़न है कि फिर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आ रहा होता, जैसे B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रही। बहुत सिंपल है, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ओक्लूजन में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, जो ब्रेन के लेक्चर थे उसमें। अब अदर टेबीज डोर्सैलिस। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या जा रहा था आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेम्निस्कल सिस्टम। जो टेबीज डोर्सैलिस है ना, ये एक तो याद रखना कि ये सिफिलिस से होती है, तो मेल होमोसेक्सुअल्स और HIV पॉजिटिव में बहुत कॉमन है। इसमें जो चीज़ उड़ रही होती है ना, वो है डोर्सल कॉलम्स एंड रूट्स। डोर्सल रूट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो बाकी 8 एक्सिया तो समझ लग रही है हमें फिर क्यों होगा, प्रोप्रियोसेप्शन चली गई आपकी और लेग्स वाली सेंसेशंस चली गई, तो फिर 8 एक्सिया तो होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसमें शूटिंग पेन होती है ऑन फेस, बैक एंड द लिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, और आर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होती है। ये मैं आपको डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा कि ये क्या होती है। पोलियो जो है ना पूछा आज तक नहीं गया,
लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है वर्डनिक हॉफमैन डिजीज़। इसमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ एंटीरियर हॉर्न जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के, वही अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ALS में हो रहा था। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बस कि जो पोलियो है उसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ये बस याद रख लें, इनफ है आपके लिए। अच्छा, हॉर्नर सिंड्रोम भी आप याद रख लें इधर ही, ठीक है। बस इतना सा याद रख लें कि उसमें सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व्स जा रही हैं, ठीक है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व्स। तो बस 3 चीजें होंगी उसमें, टोसिस मतलब कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, मियोसिस मतलब कि प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, और एनहाइड्रोसिस डिक्रीज्ड स्वेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए आपके बेसिकली सारे वो वाले स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स जो पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, जो पूछ सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपका स्पाइन, अब हमारे पास आता है अगला एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अच्छा, इसको जो आपने याद रखना है ना, इससे याद रखना है, एमायोट्रोपिक है ना, ए से शुरू हो रहा है, तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स उड़ रहे हैं और साथ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स उड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप सिंपल इतना सा याद रख लेना, इसको कहते हैं लू गैरिक डिजीज, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह याद रख लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है इन लोअर लिम्स और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है इन अपर लिम्स। बस अगर इतना भी याद रख लें तो परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। साथ डिस्फेजिया होता है, उसके से एस्पिरेशन कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है इसमें डेथ का कॉज होता है रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और उसकी वजह से डेथ होती है। तो डेथ का कॉज इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 के डिफेक्ट की वजह से होता है, ये एक एंजाइम है, ये रूट लर्न कर लें इसे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ये भी इतना कंफर्म नहीं है कि इसी की वजह से ALS हो रहा है, इसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है।